नमस्कार, मोर डिंडोरी में आपका स्वागत है। आज से हमारे देश में भारतीय दंड विधान की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुका है। इसका पालन पूरे देश में आज से शुरू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता क्या है, भारतीय नागरिक न्याय संहिता क्या है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डिंडौरी ज़िले के विद्वान अधिवक्ता एडवोकेट निर्मल कुमार साहू जी से। हम साहू जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो भारतीय दंड विधान और ये जो पुराने कानून थे उसके बाद जो ये नया कानून बना है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, नमस्कार साथियों। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पहले दंड के विषय पे भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं, यह संचालित था। इसी के माध्यम से यदि किसी प्रकार से कोई अपराध कारित करता था तो उसको इस विधान में वर्णित धाराओं के तहत उन्हें दंड दिया जाता था और उसकी प्रक्रिया के विषय में भारतीय दंड प्रक्रिया के तहत उसमें प्रक्रिया वर्णित था। इसको रिप्लेस करके, आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बनी हुई है, जिसको शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं। ऐसे ही दंड प्रक्रिया संहिता को रिप्लेस किया गया और उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया 2023। और ऐसे ही भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है उसे एविडेंस के जगह पे रिप्लेस की गई है। अब मैं बताना चाहूँगा कि 2023 में जो बीएनएस बना हुआ है इसमें बहुत से ऐसे प्रावधान है जिसको परिवर्तित किया गया है। उसमें जैसे हम कहेंगे डेफिनेशन क्लॉज में देखते हैं तो चाइल्ड की जो डेफिनेशन है पहले इंडियन पेनल कोड पे नहीं था, वर्तमान में चाइल्ड की डेफिनेशन ला दी गई है, जिसमें कि 18 वर्ष से कम यदि कोई व्यक्ति है उसे चाइल्ड माना जाएगा। इस तरीके से इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन ला दी गई है। ऐसे ही हम देखें तो धाराएं टोटल तरीके से परिवर्तित हो चुकी हैं। जैसे यदि देखा जाए कि यदि कोई वाहन, मान लीजिए कोई वाहन एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद पुलिस के द्वारा उसको जब्त कर लिया जाता है या किसी कारणवश उस वाहन की चोरी हो जाती है तो पुलिस थाने पे या पुलिस के द्वारा उसको जब्त कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति उसका मालिक जो है उस वाहन को छुड़ाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 और 457 के तहत आवेदन प्रस्तुत करता था, वही अब आज के बाद यह जब अपनी वाहन को प्राप्त करने के लिए धारा 497 अर्थात 497 एवं 503 बीएनएसएस के तहत फाइल करेगा। इस तरीके से यह परिवर्तित हुआ है। जैसे देखने में आया कि आपने इसके पहले आईपीसी के तहत केस लगाए हैं। आज सुनने में आया कि आपके माध्यम से पता चला हमें कि आपने एक पहला केस लगाया है बीएनएसएस के तहत, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, आज का जो एक मेरा विषय है जिसपे कि आज पहला दिवस है कानून लागू का और आज मैंने ही सुपुर्दनामा का एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर यह है कि वाहन चोरी हो गई थी, वो कहीं गुम हो गया था, उसकी शिकायत हुई थी, इसके बाद पुलिस के द्वारा उसको जब्त किया गया। जब्त करने के पश्चात जब जब्त हो गया तो मैं बीएनएस की धारा 503 के तहत मैंने आवेदन प्रस्तुत किया है और वह फिर उसकी कार्रवाई होगी और फिर वह वाहन हमारे सुपुर्द में होगी। जो पुरानी धाराएं थी और अब नई धाराओं में किस तरह की चुनौतियों का सामना होगा अधिवक्ताओं को या न्याय प्रक्रिया में, इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें बहुत सारी विसंगतियां भी हो सकती हैं, चुनौतियां भी होंगी। जैसे कि अब हमारा जो 3 अधिनियम है परिवर्तित हुआ है तो इसमें माननीय न्यायाधीश महोदय, अधिवक्तागण एवं पुलिस विभाग को अध्ययन करना होगा, अच्छे से अध्ययन करना होगा और इसके बाद उसकी प्रक्रिया को जाननी पड़ेगी। नए अधिनियम के तहत जब भी कोई अपराध घटित होता है तो उसके धाराओं को एग्जैक्ट हमें किताब से देखकर उसको लिखना होगा पुलिस विभाग को। इसके बाद उसकी जो प्रक्रिया की जब बात आती है बीएनएसएस के तहत तो उसको अधिवक्तागण पढ़ेंगे और इसके बाद उसकी प्रक्रिया का पालन करेंगे। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध के तहत जब अपराध कायम होता था 154 के तहत तो उसमें जो पीड़ित पक्षकार है वह लिखित या मौखिक तौर से शिकायत करता था पहले और उसके बाद उसे पुलिस थाने तक जाना पड़ता था। कोई यदि अपराध घटित होता था तो उस अपराध
घटित होने के क्षेत्र में स्थित थाना है वहाँ ही वो एफआईआर करता था। यदि कहीं अन्य करता है तो उसे जीरो में कायमी होती थी। लेकिन जो नए विधान है उसमें एक चीज़ बहुत अच्छा परिवर्तित हुआ है, जिसमें कि पीड़ित पक्षकार वह कहीं भी रहे, यदि अपराध कहीं भी घटित होता है और उसके अन्यत्र कहीं भी वो मतलब जाता है, हमें जो नया कानून है उसके तहत हमारे दर्शकों को या पीड़ितों को एक नई जानकारी देना चाहेंगे वकील साहब। इसमें जो पुराने कानून थे अब नए कानून में क्या है बताएंगे आप। इसमें यह है, जैसे मैं अभी संज्ञेय अपराध के बारे में बता रहा था, जिसमें जैसे संज्ञेय अपराध घटित होता है और व्यक्ति माना कि जो सैपुरा में कोई अपराध घटित हुआ है, वह व्यक्ति जबलपुर में रेफर हो जाता है और कारणवश आज उसकी एफआईआर नहीं हो पाती सैपुरा में, तो वह जबलपुर में जाता है और जबलपुर में जब उसको जानकारी होती है, जब उसकी चेतनावस्था पे आता है, तब वह यदि एफआईआर करता है तो जबलपुर के जो नज़दीकी थाना है वहाँ पर ही असल में कायमी होगी, जीरो में नहीं होगा। पहला चीज़ ये है, मतलब क्षेत्राधिकार का जो बंधन था वो समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात यह है, इसमें मुख्य विषय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी कोई भी पीड़ित पक्षकार आसानी से एफआईआर कर सकता है फोन के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में जिसकी डेफिनेशन में बीएनएसएस के जो धारा है उसके डेफिनेशन में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना अर्थात ऐसे कोई भी मोबाइल फ़ोन, जीपीएस, कंप्यूटर या ऐसे दूर संचार के माध्यम जिसके माध्यम से आसानी से वह व्यक्ति फोन के सूचना के माध्यम से एफआईआर कर सकता है। जैसे पहले देखने में आता था कि जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना जो आप बता रहे हैं उसको कभी कभी न्यायालय माननीय न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं किया जाता था। बिल्कुल सही, आप सही कहते हैं कि जैसे कि पहले अधिकांश अमूमन ये होता था कि कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होते थे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे होते थे उसको अधिकांश तौर से चुनौतियां दी जाती थी और माननीय न्यायालय के द्वारा उसको ग्राह्य में एविडेंस एक्ट के तहत उसकी पुष्टि की जाती थी, इसके बाद ही ग्राह्य होता था। लेकिन अब जो इस नए विधान में यह प्रावधानित ही कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को जो है एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना गया है और इसके तहत जैसे जीपीएस लोकेशन है, मोबाइल फ़ोन है, ऑडियो वीडियो है, कंप्यूटर है, फ्लॉपी है, इनके माध्यम से यदि कोई ऐसी दस्तावेज पुलिस को प्राप्त होती है, दिया जाता है, तो उसे एक दस्तावेज माना जाएगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। तो इसमें जैसे मैं आपको संज्ञेय अपराध के विषय में बता रहा था कि व्यक्ति घर बैठे यदि कोई अपराध घटित होता है तो वहाँ से फ़ोन में सूचना देगा, सूचना देने पर वो आसानी से उसकी एफआईआर लॉन्च कर ली जाएगी और उस व्यक्ति को फिर 3 दिवस के अंदर नज़दीकी थाना में उपस्थित होकर उसे साइन उसमें करना होगा, तब वह उसकी पुष्टि हो जाएगी। मतलब यदि किसी आवेदक ने या पीड़ित ने ऑनलाइन अपनी प्रक्रिया अपना दी लेकिन उसे बाद में थाने जाना ही होगा, 3 दिवस के अंदर उसे थाना जाना होगा और इसके बाद वो जब हस्ताक्षर करेगा तो उसकी फाइनली पुष्टि हो जाएगी। दूसरी इसमें एक अच्छा साधन ये है कि नज़दीकी थाना के द्वारा जहां उसका है और यदि एफआईआर नहीं की जाती है या कारणवश नहीं लिखा जाता है तो वह व्यक्ति डाक के माध्यम से भी उसे प्रेषित कर मतलब वो सकता है, पत्राचार कर सकता है। जब पत्राचार करेगा तो उसे एफआईआर उनको लिखना पड़ेगा, ऐसा इस नए विधान पे आ गया है। दूसरी बात इसमें अच्छी चीज़ ये भी आई है कि 3 साल से 7 साल तक की सजा वाले यदि जो अपराध हैं और उस अपराध में संज्ञेय अपराध 3 साल से 7 साल की यदि कोई सजा वाली अपराध है तो यदि उसके द्वारा शिकायत की जाती है एफआईआर के लिए तो 14 दिवस के अंदर उसमें विवेचना शुरू कर दी जाएगी और पुलिस के द्वारा और डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा उसकी अनुमति लेकर उसमें कार्रवाई किया जाना होगा और यदि नहीं करते तो उसकी कारण लेख करनी होगी और उसकी खात्मा में लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये जो नए विधान है उसमें एक टाइम लिमिट, एक टाइम बाउंड कर दिया गया है। हर मिलाकर हम कहें कि इसमें समय सीमा एक निर्धारित कर दी गई है जो कि पहले कानून में नहीं थी। शायद पहले कानून में कुछ अपराधों में थी, जैसे हम मानते हैं कि महिला संबंधी जैसे अपराध होते थे तो उसमें ये था कि आपको 2 महीने के अंदर पूरी विवेचना कंप्लीट करनी होती थी और इसके बाद न्यायालय में उसको पेश करना होता था। 2 महीने का था। 2 महीने का, हाँ। ऐसे ही नए विधान में भी 2 महीने का है, लेकिन इसके अतिरिक्त महिला संबंधी अपराध के अतिरिक्त जो अन्य संज्ञेय अपराध है जिसको कि 3 साल से 7 साल तक का है, इनमें भी एक टाइम लिमिट कर दिया गया है कि आपको इसको पेश करना है। अमूमन ये होता था कि जो संज्ञेय अपराध हैं लेकिन कम सजा वाले हैं तो ऐसे कुछ चालान्स होते थे, कुछ ऐसी डायरियां होती थी, उनको सालों साल भी कुछ कारणवश पेश नहीं करते थे, जिससे पुलिस अपने पास तो उसकी एक पेंडेंसी बढ़ा करती थी। तो उस पेंडेंसी को समाप्त कर दिया गया इस विधान के द्वारा और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो हमारे साथ हैं अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू जी।
जिन्होंने भारतीय दंड विधान के कानून बदलने के बाद नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने आज ही 1 जुलाई सन 2023 को, जिस दिन हमारा ये कानून लागू हुए हैं, उस दिन उन्होंने अपना पहला केस दाखिल किया है। उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से हमने अपना केस दाखिल किया और अधिवक्ताओं को नए कानून में क्या चुनौतियां होंगी, किस तरह से वे उसको कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे, इसके बारे में उन्होंने अच्छी जानकारी दी। तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब आईपीसी जो था हमारा पुराना, जो 1860 में बना था, वह बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो चुका है, जो कि आज से लागू हो चुका है। तो हमारे साथ थे अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। अधिवक्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हमें कानूनी जानकारी पड़ेगी हम आपकी ज़रूर मदद लेंगे और इस तरह से हम अपने दर्शकों को कानून के बारे में बताते रहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। नमस्कार।